बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश बेसिक ऑफ जो टेक्निकल इंग्लिश है उसके हवाले से हमने इस लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें कोर्स कोड 142594098504 जो है ना, ये 3 कोर्सेज पर कंप्राइजेस है। ये वाला जो बुक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएस इंग्लिश को ये डिटरमाइन किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि तीनों कोर्स कोड जो है ना कि स्टूडेंट इससे लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। अभी तक स्टूडेंट हमने इसके 2 यूनिट के लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। पहले टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में था, उसका इंट्रोड्यूस कर, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, वो हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया। आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन को किस तरह प्रोसेस किया जाता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि कल की एप्लीकेशन थी, कैसे और किस तरह अप्लाई किया जाता है। आज हम प्रोसेस देखेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन के अवाइल में कि किस तरह इन तमाम चीज़ों का प्रोसेस हो सकता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। टेक्निकल कम्युनिकेशन के कोई भी प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को जब फीचर्स को पंफलेट में डिस्क्राइब करते हैं, सेम उसी तरह का टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है जब आपने लिखना है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आज हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपका मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने, जिसमें प्लानिंग जो डॉक्यूमेंट होगा, ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद, ओवरव्यू के बाद आपने ड्राफ्टिंग एंड फिनिशिंग जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है इस प्रोसेस का, वो किस तरह करनी है, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। एडिटिंग किस तरह करनी है और प्रपोजल को किस तरह राइट करना है आपने टेक्निकल एस्पेक्ट में, और एट द एंड समराइज करना है उन तमाम चीज़ों को, उनकी अब्स्ट्रैक्ट को, यानी कि खुलासा आप लिखते हैं, ऑडियंस को समराइज करने होते हैं, उनकी प्लानिंग और उनको तमाम चीज़ों को, फिर उसके साथ साथ उनको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना होता है इस टेक्निकल प्रोसेस में। इन तमाम चीज़ों को आपके इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा ताकि टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट रहते हैं उनको आप आसानी के साथ जो है ना उस पर ग्रिप हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो 9th और 10th के स्टूडेंट में है या आपके बहन भाइयों में, उनके भी लेक्चर जो है ना पीटीवी सिलेबस के 9th और 10th के भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं या उनको आप प्रेफर कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने ये यूनिट 3 जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में, उसका प्रोसेस के बारे में, उसकी चीज़ें जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें आपका रिटर्न मीडियम वे को टेक्निकल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे, जो कि टेक्निकल कम्युनिकेटर के तौर पे एज ए राइटर आपको प्लान ड्राइव करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपने राइटिंग करनी है, रिव्यू करना है, एडिटिंग करनी है और देन उसको इस काबिल बनाना है कि उसको पब्लिश किया जा सके जो आपने लिखा हुआ वर्क है। इसके साथ साथ इसकी जो है ना सक्सेसफुली, यानी कि इसको कामयाबी किस तरह मिलेगी, आपने इन तमाम सवालात का आंसर्स प्रोवाइडेड डिटेल के साथ इन तमाम सवालात के जवाब इस यूनिट में आपको मिलेंगे। टेक्निकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट में क्या होती है कि आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसको समराइज करना होता है, फिर डिफाइन करना होता है और उनको रिटन फॉर्म में लिखने के बाद उसके जितने भी इंपोर्टेड अवामल हैं, फैक्टर हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हुए जो आपका टारगेट है, यानी कि आपने जो पढ़ने वालों के लिए उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करके पब्लिश करवाना होता है। इसके अलावा जो राइटिंग तरीकाकार है, जिसमें टेक्निकल राइटर के एक्सपर्टी को यूज करते हुए अप्रोप्रिएट वर्डिंग का यूज किया जाता है, फ्रेजेस का और क्लॉजेस का यूज किया जाता है और कोहेरेंट सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है पैराग्राफ को। और इन तमाम चीज़ों की अहमियत और जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है वो इन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। एडिशनली जो आप इसमें जो सेक्शन ऐड किए जाएंगे जिसमें
इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रपोजल होंगे। बहरहाल लर्निंग टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो आपकी बाकी चीज़ें जो इनकम्प्लीट हैं टेक्निकल राइटअप में इन तमाम चीज़ों को इनिशिएट और रिसर्च प्रोजेक्ट को शामिल करते हुए उनको कंप्लीट किया जाएगा, जिससे आप एक स्कॉलरली कहला सकेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की दुनिया में। डिटेल चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी, राइटिंग समरी के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट के बारे में, इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद आप अफेक्टिव राइटिंग प्लान लिख सकेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस का देख सकेंगे, इन्फॉर्मेशन को किस तरह गैदर किया जाता है, समराइज एंड डिफाइन एंड डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग रीडर कम्युनिकेशन के साथ है इसको किस तरह किया जाता है, एप्रोप्रिएट वर्डिंग फ्रेजेस क्लॉजेस को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रपोजल का इसके साथ किस तरह किया जाता है और इसके रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह इनिशिएट किया जाता है। ये इस यूनिट के पर्पस हैं, मोटिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं जब आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे। ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। एक टेक्निकल कम्युनिकेशन को जो प्रोसेस होता है, राइटर को जो ज़रूरत होती है, खा वो हिम है, हिमसेल्फ है यानी कि ही शी है, मर्द है या औरत है, वो अपने टॉपिक को डिटरमाइन पहले करता है, गोल को सेट करता है कि कौन से रीडर पढ़ने वाले हैं, कौन सी ऑडियंस है, उसमें आपका एज ए रिटन फॉर्मेट में एथिकल चीज़ें, लीगली एंड ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जा सकता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कंटेंट क्रिएशन के लिए, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को, डॉक्यूमेंट को किस तरह देखा जाएगा, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी जब आपने एज ए राइटर लिखनी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस किस किस्म का होना चाहिए। तो ये आपकी तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं रीडर के पढ़ने वाले की, उनको आपने मद्देनजर रखना होता है। फिर आपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना होता है, खा वो मर्द है खा वो औरत है। मजीद इसमें हाउ व्हाट काइंड वोकैबुलरी जो है ना वो ज़रूरत होती है, मतलब सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए उसका स्ट्रक्चर को देखना चाहिए और एप्रोप्रिएट सिचुएशन को आपने इसको अडॉप्ट करना होता है। ये एक इमेज दिया गया है जिसमें आप सेंडर हैं, आप एज ए राइटर काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं रिसीवर के साथ कि आपने यहाँ पे एक कोई भी फॉर्मेट, आर्टिकल, पब्लिश, जर्नल, न्यूज़ लेटर तैयार किया, कम्युनिकेट कर रहे हैं रिसीवर। ये ऑडियन है, जहाँ पे ऑडियन ही शी इट ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन अफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल है और यहाँ से पढ़ने वाला जो है ना वो आपको फीडबैक फ्राहम करता है और आपकी कम्युनिटी में इजाफा होता है, आपको फॉलो कर सकता है, आपको अनफॉलो कर सकता है। ये रिटन कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। प्लेइंग योर डॉक्यूमेंट, आपने प्लानिंग योर डॉक्यूमेंट का प्लान किस तरह करना है। प्लानिंग आपने एज ए स्टेजेस जो है एज ए रीडर जो है ना राइटर को इन तमाम चीज़ों को, सर्टेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस की जा चुकी हैं कल भी और आज भी, शुरू से ही इस सब्जेक्ट को एक रिटन राइटर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, एक आपको ये बता दिया। और कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपने रीडर को किस तरह गाइड करना है अपने प्लान के अकॉर्डिंगली, जिस प्रॉब्लम पे, जिस मसले पे आपने काम करना होता है, जिस टॉपिक पे आपने काम करना होता है, आपने वर्डली एक्सप्रेस करना होता है माइनर सिचुएशंस को और शॉर्ट मैसेज जो आपने डिटेल सिचुएशन को शॉर्ट मैसेज में कन्वर्ट करके आपने प्रेजेंट करना होता है। और जो कम्युनिकेशन के वे में हार्डल्स वगैरह आ जाती हैं उनको रिफ्लेक्ट करना होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस का इजहार करना होता है। और इस तरह आपने डॉक्यूमेंट के राइट डाउन करने के लिए जो आपने प्लानिंग करनी होती है रिटर्न करने के लिए, तो इसको देखा जाता है। और कुछ सवालात उसमें देखने को मिलते हैं कि आपने जो राइट डाउन करना होता है, प्लान कर रहे होते हैं जो डॉक्यूमेंट है, उसमें ऑडियंस कौन सी है, उसका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को किस किस्म की रिक्वायरमेंट होती है ताकि रीडर को आसानी से समझ आ सके, टाइम जो है ना वो कितना रिक्वायर्ड होगा उस तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइटल को कंप्लीट करने के लिए, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, उस थीसिस को, उस रिपोर्ट को, उसको फार्मर रिपोर्ट को, इनफार्मर रिपोर्ट को, इंटरनल एक्सटर्नल प्रपोजल जो भी आपने तैयार करना है उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा, वो भी प्रोसेस में शामिल होता है। इन तमाम सवालों के जवाब आपने क्लैरिटी के साथ अपने माइंडसेट में तैयार करके टेक्निकल राइटर को प्रोवाइड करने होते हैं और आपने एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी सेट करनी होती है ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट कर सके उस मैसेज में। शुरू में राइटर जो है ना वो आपका जनरल आइडिया तैयार करता है डॉक्यूमेंटली तौर पे और फिर आपने फर्दर उन तमाम चीज़ों को जो सपोर्टिंग डिटेल होती हैं
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या जो उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। ये आपका प्लानिंग डॉक्यूमेंट इस तरह होता है। इसके अलावा सेचुएट योर डॉक्यूमेंट को आपने किस तरह सेचुएट करना है, आपने शुरू में जो अर्ली चीजें मेंशन करनी है एज ए राइटर आपने एडजस्ट करना होता है सिचुएशन को, ताकि आप आसानी के साथ उन इन सवालों को फॉलो करते हुए उसके सिचुएशन को तैयार करें। आपका गोल क्या है उसको लिखने के लिए, आप प्रोजेक्ट नॉलेज आपके पास है, यानी कि डाटा कलेक्शन की हुई है, मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं आपके, इस पे आपने फोकस करना है, आपने कौन कौन से उस मॉडल में मतलब तरीकाकार, फॉर्मेट, स्टाइल, थीम, मॉडल, यानी कि आपने वेरिएबल कौन से रखने हैं, आपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वो तमाम की तमाम चीजें आपने देखनी होती हैं। उसमें एथिकल इशू और लीगल इशू, ताकि कोई स्ट्रेस ना हो सके, किसी को आप हिट ना कर सकें एथिकली तौर पर, फिजिकल तौर पे जो आपने लिखना होता है जिसके बारे में, तो ये सिचुएट करना होता है आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्लानिंग के बाद। इसके साथ साथ आपने क्रिएट एंड ऑडियंस प्रोफाइल जो होती है, कल भी ऑडियंस के बारे में एक लंबी डिस्कशन यूनिट 2 में डिस्कस की है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब ऑडियंस प्रोफाइल आपने राइट प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है मैसेज को, तो आपके जहन में होनी चाहिए ऑडियंस कि आपने किन को टारगेट करना है, वो जो आप टॉपिक डिटरमाइन किया हुआ है, जो प्रॉब्लम आपने डिटरमाइन किए हुए हैं, आपने उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए आपने क्रिएट करने हैं, उनके प्रोफाइल को क्रिएट करना है, ताकि वो तमाम की तमाम जो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सर्टेन थिंग्स होती हैं, उनको हिट किया जा सके, उनको टारगेट किया जा सके। फिर आपने क्रिएट एन ऑडियंस प्रोफाइल जब करने हैं, उसमें राइटर को इन तमाम चीज़ों के मतलब ऑडियंस के मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो उस रोल को आइडेंटिफाई करते हुए कम्युनिकेट कर सके, और उसमें नॉलेज जो है वो ऑडियंस की थिंकिंग के मुताबिक होना चाहिए। और उनमें इंटरनल फैक्टर भी शामिल हो क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे, आपका अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ऑडियंस का प्रोफाइल क्रिएट हो सके। इन तमाम सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे, तो आपको असिस्ट करने के आपका इजी ड्राफ्ट मैसेज करने के लिए। तो नेक्स्ट है आपका ऑडियंस प्रोफाइल के बाद क्रिएट ए डॉक्यूमेंट प्लान। जिस तरह डॉक्यूमेंट प्लान पहले भी डिस्कस किया है कि आप यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्लान बनाने के लिए आप इन तमाम सवालों के जवाब का आपके पास टेक्निकल राइटअप होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट आपने मैसेज जो है ना प्रॉपरली कंफर्टेबल के तौर पे लिखना चाहिए। चुनाचे जो राइटर है वो आपको उसके साथ इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया होता है आपके कंटेंट के, आपके मैसेज में, जिसमें वेरी क्लियर मैसेज जो है ना वो डिफाइन किया होता है, शीट जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना एडजस्ट की हो जाती है, ताकि उसको उसके अकॉर्डिंगली तैयार किया जा सके और उसको मदद फराहम की जा सके राइटर को, जिसमें आपकी सर्टन स्ट्रेटजी शामिल हो सकती है कि रीडर को पढ़ने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो उसको किस तरह ही अंडरस्टैंड कर सकता है उस मैसेज को, उसका क्या इरादा है, उन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करना चाहिए जो आपने राइटअप करना है, आपने प्लान बनाना है रीडर को पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ आपने इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करना है, जो आपके पास डाटा आ चुका है उसको आपने डिज़ाइन करना है, अपने प्लान को लेके आना है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है एज ए राइटर उसको आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसका सीक्वेंस किस तरह बनाना है, और रीडर की अटेंशन को किस तरह ऑपरेट करते हुए आपने अपने इरादा को, मैसेज को स्पेशली आपने उन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है जो आपकी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, और उस मैसेज में उन तमाम चीज़ों को इनकोड कर देना है, ताकि रीडर को और आप पढ़ने में आसानी हो सके और उसका मतलब समझ सके। अगरचे डिटेल एक्सप्लेनेशन को तरतीब के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन को असिस्ट कर रही होती है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है उसकी ड्राफ्टिंग में, उसकी टेस्टिंग में, उसके फिनिशिंग में, ताकि डॉक्यूमेंट में तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन किया जा सके, जैसा कि ये इमेज में भी आपको दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन को आपने मैनेज किस तरह करना होता है। इस तरह आप इन्फॉर्मेशन तरतीब वाइज आपने मैनेज करना है और ऑडियो तक पहुंचानी है, और ये आपका इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट करने का तरीका होता है कि उसको सीक्वेंस वाइज आपने जो डाटा आपके पास आई है, आंसर्स के क्वेश्चंस हुए हैं, आपके एनालिसिस किया है, उसको तरतीब वाइज लिखना है। इसके साथ साथ डिज़ाइन योर टेम्पलेट ने आपको डिज़ाइन किया है जिसमें राइटर को अवेयर करना होता है कि आपकी कंपनी या ही शी इट जो इसको डिफाइन करना होता है, उस टेम्पलेट को
अडॉप्ट करना होता है, उस फॉर्मेट को, टेम्पलेट भी उसमें फॉर्मेट आपको दिया होता है, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, आपकी स्टेटमेंट को किस तरह राइट डाउन करना है ताकि उसका वो तरीकाकार अडॉप्ट करने के बाद साइंटिफिक मेथड के साथ उन तमाम चीज़ों को राइट डाउन किया जा सके ताकि रीडर को उस फॉर्मेट को समझने में आसानी हो सके। इसके साथ साथ प्रोडक्शन शेड्यूल, आप उस प्रॉब्लम्स को और उस स्टेटमेंट्स को या उस प्रपोजल को या उस लेटर को जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको कम्युनिकेशन में, उसको जिसमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, राइटर डेवलप करता है उसका क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, यानी कि हिस्ट्री वाइज, सीक्वेंस वाइज उसकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए कि किस तरह उसने उन तरतीब को प्रोडक्ट करना है और उसको शेड्यूल के मुताबिक राइट डाउन करना है कि पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चंस को लिखना है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसका अब आपने बैकग्राउंड लिखना है, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है, तमाम की तमाम चीज़ें उसके प्रोडक्शन शेड्यूल दिया होगा कि आज मैंने ये करना है, कल वो मैंने करना है, और डॉक्यूमेंट्स में उनको डिटेल के साथ, लेंथ के साथ, शॉर्ट एंड क्लियर डिसाइड करके, फाइनलाइज करके उसके साथ राइट डाउन करते जाना होता है। ये आपका प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया। ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज योर डॉक्यूमेंट, आपने फिर इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग के बाद राइटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए उस सीक्वेंस को अप्लाई करना है प्रपोजल में और रिपोर्ट में, अपने आइडियाज़ को जनरेट करना है और राइटर का माइंडसेट आपने सेट जो कर लिया है अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइंडसेट को आपने डीपली थिंकिंग के साथ रिटर्न करना है और तमाम के तमाम जो राइटर इन तमाम आइडियाज़ को उस मैसेज में जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं उसको ड्राफ्ट करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना होता है। इसके अलावा रिसर्च और डिस्कवर इंफॉर्मेशन कि आपने उस टॉपिक के अगेंस्ट, उस आइडियाज़ के अगेंस्ट, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर की शक्ल में, सर्वेस की शक्ल में, डिस्कशंस की शक्ल में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उनकी फिर आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसका डाटा को आपने एनालाइज करना होता है। ये डिस्कवर इंफॉर्मेशन होती हैं और उसी के साथ जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है सर्वेज की शक्ल में, क्वेश्चनर की शक्ल में, आंसर की शक्ल में, और एनालाइज करने के बाद आपने उसको डिज़ाइन करना होता है ताकि उसको रीडर को आप इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी के साथ समझ सके और उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपने ऑर्गेनाइज किया होता है फॉर्मेट की शक्ल में, उसमें ट्रेडिशनली तौर पर ताकि रीडर को पढ़ने के लिए उन तमाम चीज़ों को जो आपने कलेक्ट की है इंफॉर्मेशन और डिज़ाइन किया है, एनालिसिस किया है, उसकी आसानी के लिए उन इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करना है, यानी कि सीक्वेंस वाइज उसको एक साइंटिफिक वे में तरतीब करना होता है। इसको डिज़ाइन इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसके साथ साथ कंटेक्स्ट सेटिंग इंट्रोडक्शन, यूज कंटेक्स्ट सेटिंग इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि राइटर जो है वो रीडर को हेल्प फ्रॉम करता है, डिटेल ग्रिप फ्रॉम करता है उस टॉपिक के अगेंस्ट जिस टॉपिक को आपने अडॉप्ट किया है और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसमें राइट डाउन किया, उनके चीज़ों को एनालाइज किया है, फिर उसको इंटरप्रेट किया है, इंटरप्रेट करने के बाद इंफॉर्मेशन को गैदर करके जब उसको डिटेल सीक्वेंस में जब तरतीब दिया होगा तो उसमें तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन वे में उसमें उसका मकसद, उसका पर्पस उसको तैयार करने का ताकि रीडर इन्फ्लुएंस हो सके और वो अपने स्कॉलरली जो पर्सनैलिटी है उसमें जो अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर रहा है उस कंटेक्स्ट में, उसके इंट्रोडक्शन में हर तमाम चीज़ों को डिटेल उनके साथ डिस्कस किया जा सके ताकि अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को जो राइटर है रीडर के जो है ना वो माइंडसेट को नजर रखते हो जब उसको एक्सप्रेस करता है तो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये सारे का सारा एक तरीकाकार होता है जिसमें आपने टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस को अडाप्ट करके उसमें फैमिल करना होता है। उसमें बैकग्राउंड हो सकता है, उसमें पिक्चर हो सकती है, उसमें व्हाट आर हु, मतलब कैसे उसको कलेक्ट किया हो रहा होता है और उसमें उस टॉपिक के अगेंस्ट उसमें आपकी इंफॉर्मेशन की डिटेल हो सकती है। तो ये आपका सिचुएशन बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में इसमें क्या होता है वो आपको बताया गया। इसके अलावा प्लेस इंपॉर्टेंट मटेरियल एट द टॉप, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यानी कि जो पिन पॉइंट होते हैं उस टॉपिक के अगेंस्ट, उस प्रपोजल में, उस रिपोर्ट में, उस थीसिस में, उसमें राइटिंग कंटेक्स्ट में जो आपने लिखा हुआ है उसके जो अहम जो स्टेप होते हैं उसको आप टॉप पे आपने इंपॉर्टेंट प्लेस करने होते हैं ताकि राइटर को लिखने होते हैं ताकि उसमें आपने एडवाइसेबल जो चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो लिखा होता है टॉप पे जब आप ले जाएंगे तो ये एक टेक्निकल कम्युनिकेशन की जो डिडक्टिव अप्रोच होती है कि आपने इस
सो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट में जो खास पॉइंट निकाले हैं, जो पिन पॉइंट निकाले हैं, जो फाइंडिंग्स की हैं, वो आपने टॉप लेवल पे उसको लिखना होता है ताकि उसको रीडर को आसानी के साथ समझ आ सके, उसमें जो इरिटेशन ना हो, उसमें नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, उसको एक्सेप्ट करना है, इनकार करना है, रिजेक्शन करना है, उस मैसेज को वो आसानी के साथ समझ आ सके। और ये मैसेज जो आपका बिगिनिंग ऑफ द मैसेज होना चाहिए ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ उसको समझा जा सके। ये प्लेस ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। यूज रिपीटेशन एंड सीक्वेंस। रिपीटेशन वर्ड और एक्सप्रेशन जो आपने, यानी कि एक चीज है रिटन में या ओरल कम्युनिकेशन में, ये आपको कभी भी सजेस्ट नहीं की जा सकती कि बार बार एक इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन किया जा सके। उसको रिपीटेशन एंड सीक्वेंसेस में नहीं लिखना चाहिए, सीक्वेंस में रिपीटेशन को नहीं करना चाहिए। फिर आपने सीक्वेंसिंग का तरीका इस्तेमाल करना है कि आपका टाइटल क्या है, उसका उसकी मतलब थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन क्या है, उसके अब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसके पिन पॉइंट्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये मतलब तरतीब के साथ जो साइंटिफिक मेथड, आप इन तमाम चीज़ को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कल वाले डॉक्यूमेंट में भी और शुरू में भी हमने टेक्निकल एप्लीकेशन के उसमें चैप्टर में भी डिस्कस किया जा सका है। तो तमाम चीज़ों को आपने सीक्वेंस में लिखाना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है ना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि रीडर है या उसके साथ जो पर्सन है वो एंगेज हो सके, बिजी हो सके और डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड कर सके और उस मैसेज को क्लियरली समझ सके। ताहम जो है ना, ओवर रिपीटेशन इज नेवर एक्सेप्टेबल। जो आपने रिपीटेशन लिखी हुई है वो कभी भी ऑडियंस को जो है ये साइंटिफिक मेथड में उसको जो है ना कबूल नहीं किया जाता। इसके अलावा यूज कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जिसको आप कंजंक्शन भी बोलते होते हैं, आपकी वर्डिंग में, आपके जुमले में, आपके पैराग्राफ में, आपके सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन को सपोर्ट कर रही हो, यानी कि आपका एक पहली लाइन में जो जुमला है वो उसमें जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी लाइन को वो सपोर्ट कर रहा हो और उसमें आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इस कंटेक्स को और जो है ना वो एक्सपेंस कर रही होती हैं ताकि टेक्निकल जो राइटर्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके उसके प्रोज क्या है और उसके कॉन्स क्या हैं, यानी कि फायदे और नुकसान क्या हैं, और उस साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हुए जिसमें चेंजिंग, मॉडिफाइंग, रीमॉडिफाइंग स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट्स, ताहम जो इसके पैराग्राफ होते हैं उसमें सीक्वेंस और जो सेंटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन किया हो गया होता है, फार्मूला की मदद से प्रिपेयर करते हैं और उसको उसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन, उसमें फिगर्स, उसमें इलस्ट्रेशन जो है ना वो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही राइट डाउन किया जाता है आपके उस डॉक्यूमेंट्स में। एडिटिंग जो है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें आपका जो कंसिस्टेंसी है एक्यूरेट होनी चाहिए, टेक्स्ट का अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, कॉन्संट्रेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए डॉक्यूमेंट को, एडजस्टमेंट होना चाहिए और उसमें इंटेंशन हो जाने चाहिए, एग्जैक्ट और करेक्ट और कंप्रीहेंसिव वर्क होना चाहिए। और ये एडिटिंग के तमाम किताबों के कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपकी एडिटोरियल पोजीशन जो है ना वो देखी जा सकती है कि आपने करेक्टिकली जो एडिटोरियल असिस्ट किया गया है उसमें आपका सीनियर लेवल एडिटोरियल स्टाफ और डायरेक्टर लेवल को उसको तमाम चीज़ों की समझ होना चाहिए। उसमें थिंकिंग, उसमें रिटन और पॉलिश और एडिटिंग, ये तमाम के तमाम एडिटिंग के स्टाइल में आ जाती है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपकी फॉर्मेट की मिस्टेक हो सकती है, पंक्चुएशंस की मिस्टेक हो सकती हैं, यानी कि एडिटिंग अच्छे से होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के और उसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके उस डॉक्यूमेंट में। तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है। डिज़ाइन क्या है एडिटिंग की दुनिया में, सबसे पहले स्पेलिंग और ग्रामर जैसे पहले बयान किया जाए, इन्फॉर्मेशन जो आपने डिजाइन करना है, टाइटल अपीयर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन अपीयर होना चाहिए, उसके मतलब बताया चाहिए डॉक्यूमेंट क्या है, सेक्शन वाइज होना चाहिए, बॉडी सेक्शन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जो साइंटिफिक मेथड होता है। पेज डिजाइन जो होता है, फॉन्ट्स उसका रोमन होना चाहिए, लार्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, हेड्स जो अपीयर होने चाहिए, इंडिकेट होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, विजुअल डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि विजुअल जो आपके फॉर्मेट जैसे कुछ इमेज दिए गए हैं उसमें फॉर्मल होना चाहिए। उसके साथ नेविगेशन डिज़ाइन होना चाहिए कि आसानी के साथ उसको नेविगेट किया जा सके, और लिंक साइज होना चाहिए, प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि रिटर्न होम पेज,
मेजर सेक्शन डॉक्यूमेंट्स में हो चाहिए कि तमाम की तमाम चीज़ों नेविगेट होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स को आसानी के साथ लिया जा सके। तो ये एडिटिंग फॉर्मेट है जिसको अडॉप्ट करना होता है साइंटिफिक मेथड के मुताबिक। ये कुछ वर्जन दिया गया है टेक्निकल रिपोर्ट जिसको ओरिजिनल वर्जन देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके आपने वो डिज़ाइन सेलेक्ट करके लिखना होता है। ये भी टेक्निकल रिपोर्ट का ओरिजिनल वर्जन है और ये एडिटिंग वर्जन है। ये ओरिजिनल है और ये एडिट किया गया, ये पहले ये था फिर उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को तैयार किया गया है। तो इसको आप फॉलो करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रोड्यूस करना चाहिए आपको। आपने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट जब आपका कंप्लीट हो गया, आप को रिवीजन की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, हेडिंग को अरेंज करने की ज़रूरत है, सब हेडिंग को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, नंबरिंग की ज़रूरत है। आपने कंप्यूटर चेक से उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर दिया, तमाम की तमाम चीज़ें करेक्ट होगी, कोई मिस्टेक नहीं बची, तो आपको उस वक्त अटेंशन की ज़रूरत है जिसमें आप कि जो कई ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसको आप रिवाइज करके रिमूव कर सकते हैं, नेगेटिव इंप्रेशन जो राइटर का उसको दूर कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। फिर उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट का फिजिकल कंप्लीशन जब हो जाती है उसमें टाइपिंग और प्रिंटिंग और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया जाता है। और इस स्टेज पे जो आपकी एनर्जी है और आपका टाइम है जो इसमें आपका जो फिजिकल कंप्लीशन हो जाती है, नावागजीर हो जाती है कि प्रॉब्लम्स को आपने सर्टन केस में किस तरह आपने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टीज आपको फेस आ सकती हैं उसको आपने हार्ड ड्राइव या क्रैशेस में या प्रिंटर फेल्स ना हो उसमें आपने डॉक्यूमेंट को लेके जाना चाहिए। अगरचे फिजिकल कंप्लीशन हो चुकी है आपके डॉक्यूमेंट की जिसमें आपका पेपर आपको चाहिए होगा डॉक्यूमेंट को जो आपका उसको तैयार करना है प्रिंट की शक्ल में या ड्राफ्ट की शक्ल में उसको फाइनलाइज करना आता है, तो इस तरह डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस करने के लिए आपने वर्कशीट फॉर एडिटिंग को किस तरह आपने करना होता है, ये एक चेकलिस्ट दी गई है। तमाम की तमाम हम तमाम इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस करना चाहेंगे। इस फॉर्मेट को आपने डॉक्यूमेंट जब प्रोड्यूस करना है, जब फाइनलाइज करना है कंप्लीट, इसमें जब शक्ल हो जाती है तो आपने एडिटिंग के लिए वर्ड प्रोसेसर जो होता है उसमें आप लेके जाना होता है। जब उसको फाइनलाइज किया जाता है देन आप किताब की शक्ल में, आर्ट की शक्ल में डॉक्यूमेंट को प्रिंट की शक्ल में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और तमाम के तमाम ये फॉर्मेट जिसमें स्पेलिंग चेकर ऑटो करेक्ट पे भी आप चेक करते हैं, ग्रामेटिकल चेक भी कर सकते हैं, ये आप डॉक्यूमेंट में आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये तमाम की तमाम चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आपने राइटिंग प्रपोजल, ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका। राइटिंग प्रपोजल को आपने किस तरह राइट आउट करना है। एक प्रपोजल को लिखने के लिए आपने सबसे पहले यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसकी सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आपने लिखने का, एविडेंस जो आपने प्रोवाइड करना होता है और उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपका गोल क्या है, कॉमन गोल जो गोल है वो आपकी जो आसानी के साथ टास्क को कंप्लीट किया जा सकती है। एफिशिएंसी प्रोसेस देखना होता है, आपने वर्कफोर्स जो इफेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करनी होती है, कंपनी टाइम, मनी, एग्रीगेशन, तमाम की तमाम इसमें चीज़ें शामिल होती है जाके आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में जाएं और ज़्यादातर जो आपको जो पोटेंशियल है आपका उसके प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए उसको प्रपोज किया जा सके। इनिशियल स्टेजेस पे आपने जो लेटर्स फॉलो अप करना होता है, सिंपल प्रपोजल के फॉर्मेट को देखना होता है और उसमें आपने लेटर में आपने प्रपोजल लिखना होता है और प्रपोजल लिखने के बाद जो आपका जो साइंटिफिक मेथड है, जो फॉर्मेट है, उसको फॉलो करते हुए आपने पेपरलेस ऑफिशियली आपने उनको अपने कंप्यूटर में डिज़ाइन करना होता है, जिसको आप ईमेल करके भी आप चेक करवा सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ। और उसके फॉर्मल लेटर में आपने उन तमाम चीज़ों को राइट डाउन करना है कि आपका जो टॉपिक जो आपने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की है, जो आपने प्रपोज किया, जो सोल्यूशन लिखा है, उसके मुतालिक आपने इस कंटेक्स्ट में जो जिस तरह ये लिखता है आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम की सॉल्व लिखना है, देन आपने बॉडी या मैसेज लिखना होता है, आपने प्रपोज करना है कि ये तमाम चीज़ें लिखनी होती है और इस तरह आपका जो प्रपोजल तैयार हो जाता है। आपका जब आप लिखेंगे तो आपको आसानी से करके प्लान किस तरह करना है आपने अपने प्रपोजल का,
आपने डिफाइन ऑडियंस को डिफाइन करना होता है कि आपने किसके लिए लिख के देना है। आपने स्टूडेंट्स को लिखना है, आपने रीडर को कौन कौन से आपके होने चाहिए, आपने कहाँ पे उसको जो आपको प्रॉब्लम प्रपोज की है उसके बारे में जो लिखना है, उसकी ऑडियंस कौन कौन से लोग हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपने आसानी के साथ उन तमाम चीज़ों को अरेंज करना होता है। तो आपका ये प्लान होगा नंबर 1 पे। आपने इशू को नंबर 2 पहले भी आपको बता दिया, आपने ऑडियंस को डिफाइन कर लिया। इसमें इशू जो है, जो प्रॉब्लम है जिस पे आप प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल लिखना चाहते हैं, उसको आपने क्लियरली मेंशन करना है कि ये चीजें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पे हमने डाटा कलेक्ट करना है और उसको अप्लाई करना है सिचुएशंस को। आपने उसके बिहाइंड के चीजें जो बैकग्राउंड है वो आपने राइट डाउन करना है। तो आपने इश्यूज को लाजमी डिफाइन करना है जिस पे आप लिख रहे होते हैं, जो आपने प्रपोजल लिखना है। इसके साथ साथ आपने अपना जो रिटर्न फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है, आपने प्रॉब्लम जो है ना उसको डिफाइन कर लिया है, फिर उस प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई की है उसको समझते हुए आपने उसका सलूशन प्रोवाइड करना है कि उस 3-4 लाइनों में वो इसका ये सलूशन हो सकता है, इसका ये सलूशन हो सकता है। जो आपने क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया है उसका आपने आंसर भी देना होता है कि ये इसका सलूशन हो जाता है। नंबर 3 पे आपका ये हो जाएगा और नंबर 4 पे आपका जो स्टाइल है, की एलिमेंट्स उसमें जो मेन पॉइंट्स होंगे, उसके कंपोनेंट्स होंगे, वो आपने अपने माइंडसेट में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना होता है। और उसमें जो वर्क जो आपको प्रॉब्लम्स हुई, जो आपने फाइंडिंग की, जो आपने क्वेश्चन कलेक्ट किए, जो आपने डाटा कलेक्ट किया, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं नंबर 4 पे। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स मेक एन आउटलाइन। जब आप जो है ना वो प्लान बना चुके, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को कर चुके, प्रॉब्लम के सलूशन को आइडेंटिफाई करके उसके पेन पॉइंट आपके एलिमेंट्स आपके बना लिए, फिर आपने उसकी जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार है उसकी आपने आउटलाइन बना देनी है। आउटलाइन का मतलब ये होता है कि वो आपके पिन पॉइंट आपके बन जाएंगे, देन आपका जो प्रपोजल है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल प्रपोजल। एक्सटर्नल प्रपोजल वो होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, पब्लिक एजेंसी हो जाती है, एजुकेशन हो सकती है, इस इंडस्ट्री से लेकर लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, छोटी कॉर्पोरेशन बड़ी भी हो सकती है। जब आपने फॉर्मल तरीके से प्रपोजल लिखना है 4 या 5 पेजेस का या 100 पेजेस डिपेंडेबल हो सकता है, उसमें इशू को डिफाइन करता है। चीजें डियर स्टूडेंट वही है, का ब्रिटिश फॉर्मेट है, का अमेरिकन फॉर्मेट है, कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्लान करना है, आपने उसके प्रॉब्लम का डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने सलूशन प्रोवाइड करना है, फिर आपने आउटलाइन तैयार करनी है, उसको रिटर्न फन पेज में तरीकाकार वही है। खा इंटरनल प्रपोजल होगा, खा एक्सटर्नल प्रपोजल होगा, आप एनजीओ में होंगे, साइंटिफिक मेथड एक ही है। बार बार ये हेडिंग इसमें फजूल किस्म की यूनिवर्सिटी ने वैसे दी हुई हैं, एक ही चीज को बार बार रिपोर्ट किया जा चुका है। उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, एनजीओज हो सकती हैं, आपका इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसके मतलब आप प्रपोज कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑफ डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, वुमेन राइट हो सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग हो सकती है, एंड मैनी मोर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन योर सोसाइटी जिसके मतलब आप प्रपोजल बना के ले सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। NRPU प्रोजेक्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल, ORIC ये यूनिवर्सिटी के जो हाई लेवल पे आप जाएंगे तो इनके आपको आइडेंटिफाई हो सकेगा। वो मतलब हाई लेवल पे बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं उनको ये अदारे जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, कॉमर्स, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने अपने प्रपोजल पेश करके उसको रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और रिसर्च कंडक्ट करने के बाद उन तमाम चीज़ों को प्लान तरीके के साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हुए और तहकीक करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको फाइनेंशियल ग्रांट भी अप्रूवल दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह आपका फॉर्मेट वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रपोजल को इस तरह कंडक्ट करवाती हैं यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट या अदारे। तो ये तमाम के तमाम जो सोशल सेक्टर मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं उस पर आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा यही जो एक्सटर्नल प्रपोजल है उसको किस तरह उसको तरतीब वाइज लेके चलना है, अभी उसमें यहाँ पे
उन्होंने उसका प्रपोजल करने के लिए ये तरीका दे दिया। सबसे पहले आपने ऑडियंस को कंसीडर करना है। ये देखें ना, ऑडियंस आ गई, ये हम पहले भी डिस्कस करेंगे। ऑडियंस को आपने मद्देनजर रखना होता है कि किन लोगों के लिए आप प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, लेटर तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, न्यूज लेटर तैयार कर रहे हैं। वो ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए उसके कल्चर्स को, उसके नॉर्म्स को, उसके थिंकिंग को, उसके टेस्ट को, कि वो किस किस्म की चीजें वो पसंद करते हैं, वो ऑलरेडी आपको रिसर्च कर चुके होंगे कि इस किस्म की ऑडियंस को जब आपके पास डॉक्यूमेंट आता है ना, तो आप अकेले नहीं होते, आपके एक पूरा टीम वर्क होता है, जिनके क्वेश्चन अलहदा लोग अडॉप्ट करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट अलहदा करते हैं, सर्वे अलहदा करवाते हैं, फिर उसमें आइडेंटिफाई करते होते हैं कितने लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एजुकेशन का लेवल कितना है, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब होल्डर्स हैं, मतलब सारे का सारे आपको पता होती है, और ये सारे का सारा ऑडियंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले नंबर ए पे प्लान करते हुए एक्सटर्नल। नंबर पी पे आपका सिचुएशन आपने देखनी होती है कि ऑडियंस के जो फीचर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, और इंटरव्यूइंग करनी होती है आपने। आपके प्रिंटेड मटेरियल आपको जैसे पहले आपको बता दिया, राइट डाउन करके आपने क्लियरली उसमें आपने इश्यूज को मेंशन किया था ताकि ही शी उसको अच्छे से आइडियाज को समझ सके। नंबर 3 पे आपने एक्सटर्नल प्रपोजल लिखना होता है कि उसका राइटिंग प्रपोजल करना होता है, पार्ट्स ऑफ प्रपोजल लिखना होता है, समरी लिखनी होती है, टेक्निकल चीजें उसमें डालनी होती हैं, मैनेज करना होता है, फाइनेंशियल सेक्शन जो है ना उसमें करना होता है, फिर आपने एग्जेक्टिव समरी तैयार करनी होती है उसका कि 10 तो 15 लाइन पेजेस की, उसमें तमाम के तमाम पिन पॉइंट लिखने होते हैं, टेक्निकल सेक्शन उसमें ऐड करने होते हैं, मैनेजमेंट सेक्शन उसमें ऐड करने होते हैं, ए टू जी फॉर्मेट जो हम पिछले यूनिट 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन टेक्निकल, और इसमें भी तमाम की तमाम पीछे जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारी की सारी टेक्निकल चीज उसमें डिस्कस हो चुकी हैं। फाइनेंशियल सेक्शन होता है कि वो आप अपनी तरफ से एक्सपेंस कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट आपको दे रही हो, या इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करवा रहा है, तहकीक करवा रहा है, वो प्रोवाइड कर रहे होता है, उसमें आपने सेक्शन लाजमी ऐड करना होता है। इसके अलावा ये एक्सटर्नल प्रपोजल था। इंटरनल प्रपोजल क्या होता है? साइंटिफिक मेथड वही है, बट ये इंटरनल तौर पे आपने किस तरह प्रपोज करना है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने लिखना है। स्टाफ मेंबर होते हैं, कंसल्टेंट उसमें शामिल होते हैं। मैंने पहले कहा कि आप अकेले नहीं होते, उसमें आपका प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कितना होगा, कितना होगी, मेन कैटेगरीज को प्रपोज किया जाएगा, सोलिसिटेड है, अनसोलिसिटेड है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ये तमाम की तमाम चीजें इंटरनल प्रपोज में, उसमें वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो आपने लिखनी होती है रिजल्ट के तौर पे। उतनी कॉस्ट कितनी कह रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई, इंटरप्रिटेशन उसने किस तरह करनी होती है, तमाम की तमाम चीजें डिटेल के साथ लिखनी होती है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं, इंटरनल प्रपोजल में आपने जो फॉर्मेलिटी आपने मजीद लिखनी होती है, आपके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज, ये तमाम की तमाम चीजें आपने इंटरनल प्रपोजल में राइट डाउन करनी होती है। और हु शुड राइट एन इंटरनल प्रपोजल, कौन जो है वो इंटरनल प्रपोजल लिखा जाता है, ये जरूरी है। इंटरनल प्रपोजल को आप एवरीवन जो है ना वो नहीं लिखना चाहता, वो पर्सन को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रॉब्लम को जो एग्जिस्टेंस होती है जिसको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है, उस प्रोसेस में आपको जो सॉल्यूशंस की नीड होती है उसमें टेम्पटेशन को अवॉइड करना चाहिए आपने। और जो आपकी जो टीम वर्क होगा उसमें उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए आपके को वर्कर हो सकते हैं, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके उस अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, और इश्यूज जो होते हैं उनको देखा जाता है, और एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम्स होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए, ताकि जो उसको उसमें आपके इंटरव्यू शामिल होते हैं, आपने जो डाटा कलेक्ट होती है, जो पोस्टिंग होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब इंटरनल प्रपोजल तैयार किया जाता है तो उसमें आपके टीम वर्क के साथ उसको लिखा जाता है। राइटिंग अफेक्टिव इंटरनल बिजनेस प्रपोजल, जो अफेक्टिव तरीके से इंटरनल प्रपोजल बिजनेस है वो किस तरह लिखा जाता है, वो उसमें आप देख सकते हैं। एक फॉर्मेट प्रपोज किया जाता है, आपका एक्सटर्नल प्रपोजल का भी अलग होता है कि यूनिवर्सिटी आपको सैंपल प्रोवाइड करती हैं, आपकी ग्रांट रिव्यू पैनल्स आपका होता है, बिजनेस मैगजीन्स उसमें हो सकती हैं, ट्रेड जर्नल उसमें हो सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, खा वो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने प्रपोजल बनाना है, एक्सटर्नल यानी कि एक बड़े लेवल पे आपने रिसर्च करनी है वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन
डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसके अगेंस्ट आपने लिखना है, और वो आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपके स्कूल में, आपके यूनिवर्सिटी में, या आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल होता है कि बाहर का कोई इशू देख के आपने उसमें वो हमने वो सारे फॉर्मेट ऊपर डिस्कस किया। इंटरनल का अंदर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और चेक फॉर एरर उनको एग्जामिन किया जाएगा। एरर मतलब जो मिस्टेक्स होंगी, जो गलतियां होंगी, आपने जो लिखा होगा उसको अकॉर्डिंगली उसको लाजमी देखना होता है इफेक्टिव वे में उस प्रपोजल को बनाने के लिए। एरर को देखना पड़ता है, उसमें स्पेलिंग, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन मिस्टेक हो सकती हैं। और क्रिएट एन एग्जिस्ट स्ट्रेटजी, आपने स्ट्रेटजी आपकी जो हिकमत अमली है टेक्निकल तौर पे, फॉर्मली तौर पे, इनफॉर्मली तौर पे, वो उसकी जो है ना वो लाजमी देखनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक रिक्रूटमेंट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल है, आपके असिस्टेंट शामिल है, उसमें आपके जूनियर, आपके सीनियर, तमाम की तमाम मैनेजमेंट शामिल है। तो वो स्ट्रेटजी आपने तैयार करनी होती है। इसी तरह आपने डॉक्यूमेंट को प्रपोज करने के लिए, प्रॉब्लम के प्रपोजल लिखने के लिए वो उसके भी जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी होती है कि स्ट्रेटजी कौन सी एग्जिट किया जा सके। गेट एवरीवन ऑन बोर्ड, यानी कि हर किसी को ऑन बोर्ड होना चाहिए, आपके साथ बैठना चाहिए। उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके सुपरवाइजर, आपके सीनियर्स, आपके मैनेजर, टॉप लेवल, लोअर लेवल, आपके असिस्टेंट्स, आपका डाटा कलेक्ट करने वाले, तमाम के तमाम एवरीवन जो है ना ऑन बोर्ड होगा, ताकि जो रिजल्ट उसका उसको कंक्लूड किया जा सके। रिवाइज एंड रिफाइन, आपने रिवाइज देखना है, उसका रिफाइन करना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, उसके पुल आउट करना है। और ये एडिटिंग का भी एक प्रोसेस होता है ताकि उसको एडजस्टमेंट की जा सके। फीडबैक के सेशंस को कंडक्ट करना है ताकि बार बार उसमें जो उसमें ट्रांसपेरेंसी है वो अच्छे से कंसिडर की जा गए, और रिवाइज एंड रिफाइन के मेथड को फॉलो करते हुए उसको एक अच्छे से फिल्टर करके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ आप जो है ना सैंपल इंटरनल प्रपोजल यहाँ पे एक दिया गया है कि इसको प्रपोजल दिया गया, ये सैंपल के तौर पर आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट भी आपको इस तरह आपका एड्रेस होना चाहिए। ये आपने प्रपोज किया है कि आपने क्या क्या लिखना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखना चाह रहे हैं। ये आपने प्रपोजल लिखा है, कुछ हेडिंग्स, आगे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, आइडेंटिफाई करनी है, फिर साथ ही आपने सोल्यूशन भी दे दिया है। ये आपका तरीकाकार है प्रपोजल बनाने का किसी भी कंटेक्स्ट में। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है या एक्सटर्नल है, ये आपके बेनिफिट्स होंगे। उसमें ये प्रपोज किया गया है कि इसको तैयार करने के बाद प्रॉब्लम को, ये आपकी कॉस्ट आ गई, इतने पैसे लगेंगे, ये आपका कंक्लूजन आ गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इंटरनल तौर पे इसको जो है ना प्रपोजल आपको एक बना के दे दिया। चेकलिस्ट फॉर प्रपोजल, कि आपने तमाम के तमाम जो एक ये जो एक फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली आपने एक चेकलिस्ट बना देनी है कि उसमें तमाम चीजें शामिल हैं, और वो चेकलिस्ट में कौन से पिन पॉइंट होने चाहिए ये आपके सामने है। ये हम पहले भी आपको कई मरतबा डिस्कस कर जाए। इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपके आइडेंटिफाई प्रपोजल, आपका प्रॉब्लम होना चाहिए, उसमें सोल्यूशन होना चाहिए, सो एंड बहुत सारी आप डी स्टूडेंट इसको आप रीड आउट करके, बातें बार बार वही आ रही हैं जो आपको शॉर्टकट बता दिया गया। समराइजिंग एट द एंड जो है ना वो आपने जो प्रपोजल बनाया है उसमें समरी की शक्ल में, मतलब खुलासे की शक्ल में, ए टू जी इंट्रोडक्शन टू लेके आपकी प्रॉब्लम, आपकी सॉल्यूशन, आपकी कॉस्ट, आपकी बजटिंग, आपकी एडिटिंग, जो कुछ भी आपने किया है वो आपने समरी की शक्ल में एट द एंड उसको डिफाइन करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ समरी एंड अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि समरी क्या होती है और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। और 1991 में जो अब्स्ट्रैक्ट है, समरी है, उसको शॉर्ट रीस्टेटमेंट का नाम दिया गया है, मतलब वेगन की तरफ से। और एक जो समरी होती है रीस्टेट किया जाता है उसकी फाइंडिंग्स, उसके मेथड्स, उसके कंक्लूजन को, जिनके कंक्लूजन उसका आपने निकालना होता है। आप उसमें इंपॉर्टेंट जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट डाटा होता है उसको किया जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको रीडर्स के लिए, जिसमें हैव टू मैनी रीडर शामिल होते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स उसमें शामिल होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एग्जीक्यूटिव समरी उसमें की जाती है, और रिटर्न फैसिलिटेशन दी जाती है ताकि जो है ना उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। और इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें मोस्टली जो आपके जर्नल आर्टिकल में इस्तेमाल होती हैं, पीएचडी और एमफिल के जो थीसिस हैं वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट जिसमें लिखा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें इंडिकेट की जाती हैं, आपकी टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट लिखी जाता है, डॉक्यूमेंट्स टाइप लिखी जाती है, लेटर की जो उसको लिखा जाता है, शॉर्ट वर्जन में डॉक्यूमेंट को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है पुट की जाती
हैं। अब्स्ट्रैक्ट जो है मोस्टली यूजली उसमें लिखा जाता है, आर्टिकल प्रपोज लिखा जाता है, डाटा मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन लिखी जाती हैं। तो ये समरी एंड अब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिखा जाता है। इसके साथ साथ ऑडियंस ऑफ समरीज में क्या क्या होना चाहिए। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप इरादा रखते हैं ऑडियंस को कम्युनिकेट करने के लिए, तो एनालाइज किया जाता है जो रीडर है वो किस किस्म के लोग हैं। फॉर समरी के लिए मोस्टली ज्यादा जो ऑडियंस जो है उसमें बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, चेयरपर्सन हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन हो सकती है, और ये रिलेटेड जो पर्सनैलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती हैं वो उनको पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसके अकॉर्डिंगली आपने ऑडियंस को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि ये आपकी ऑडियंस है जिसको आपने मद्देनजर रखते हो, आपने आप अब्स्ट्रैक्ट तश्कील देना होता है। इसके अलावा प्लानिंग जो समरी है, आपने समरी को बनाते हुए आपने मेन पॉइंट जिसमें टर्म्स आपके कंसेप्ट उसमें फाउंड किए गए वो आपने लिखने हैं। आपने आपने उसकी डिटेल के साथ उसकी जो एक्सटेंट है वो लिखनी है, जिनकी जो हद है, मेन डिवीजन जिसमें डॉक्यूमेंट की डिटरमाइन की गई है वो आपने लिखनी होती है। स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ओवरऑल पर्पस क्या था इस सेंटेंसेस को आपने लिखना होता है। मेन सेंटेंसेस को चूज करते हुए अपने आइडियाज को आपने वहां पे इन तमाम चीजों को प्लानिंग समरी में लिखनी होती है। इसके अलावा राइटिंग समरीज आपने इसमें क्या होगा कि आप इस समरी की रिपोर्ट में एक जो लॉन्ग रिपोर्ट जरूरत होती है, उसमें जो प्रीलिमिनरी सेक्शन होते हैं, वार्डीएफ रिपोर्ट हो सकती है, सप्लीमेंट्री सेक्शन उसमें हो सकते हैं। प्रीलिमिनरी और सप्लीमेंट्री सेक्शन में तमाम की तमाम जो रिपोर्ट है, ताहम जो राइटर है समरी लिखते वक्त है जो आपकी लॉन्ग रिपोर्ट हो सकती है, बॉडी ऑफ समरी लाजमी लिखना हो चाहिए, एक पेज की होनी चाहिए, और जिसमें इंट्रोडक्शन शामिल हो चाहिए, उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें इशू होना चाहिए, और उसमें कंक्लूजन होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें पैराग्राफ में ये तकरीबन 500 से 400 से 500 वर्ड का ये कंप्राइजेज होती है। वर्कशीट फॉर समराइजिंग समरी जब आप लिखने होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, रिपोर्ट की, थीसिस की, या आर्टिकल्स की, जर्नल्स की, तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने मद्देनजर रखना है। ये मैं पहले भी काफी मरतबा डिस्कस कर चुका है, तो आपने इनको भी मद्देनजर रख लेना है। इसके साथ साथ डिफाइन करना है, डेफिनेशंस आपने लिखनी होती है समरी में, जिसमें आपने कंसेप्ट को समझना होता है, उसका फिनोमेना देखना होता है, आप रीडर की अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है। तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, उस प्रॉब्लम्स को या उस टॉपिक को डिफाइन करना होता है, उसको साथ लिखने के लिए डिफरेंट कंसेप्ट उसमें शामिल किए जाते हैं जब आप किसी भी टॉपिक को डिफाइन कर रहे होते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही होती है कि जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जो प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आसानी के साथ एलैबोरेट कर देना है, और उसको ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा हो सके। ये सिंपल डेफिनेशन है। एक्सटेंडेड डेफिनेशन में ये चीजें शामिल होती है कि सादा सी डेफिनेशन तो आपने कर दी, उसके साथ मुख्तलिफ सपोर्टिंग डिटेल लगा दी जाती हैं, जिसमें कंपेयर की जाती है, कंट्रास्ट स्ट्रेटजी शामिल कर जाती हैं, और उनको एक्सप्लेन किया जाता है। मोर ओवर जो अफेक्टिव वे है, अपने कंसेप्ट है उसके साथ आपके जो काजेज वगैरह हैं उसको रिलेट कर दिया जाता है। सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका कंसर्न होता है उस टॉपिक के अगेंस्ट, उसको एक्सटेंड करके उसको बढ़ा दिया जाता है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल लगा के उसको एक्सटेंड डेफिनेशन कहा जाता है। क्रिएटिंग फॉर्मल डेफिनेशंस क्या होती है, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें रेफरेंस आप दे सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन करना होता है किसी भी क्लास को जिसमें आपके आइटम शामिल होते हैं, और उन डिफरेंशिएशन भी उसमें आपने करनी होती है उस क्लास को, और उसमें जब डेफिनेशन आपने क्रिएट करनी है, उसमें आपने असेंशियल प्रॉपर्टी जो उसका नाम होना चाहिए, विच मीन उसका करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इंडिविजुअल टाइप होनी चाहिए, और उसको एक्सप्लेनेशन व्हाट इट डज, इसको किसने किया, इसका मकसद क्या था, इस फंक्शनैलिटी का, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसको कंपोजिंग मटेरियल का उसका शामिल होना चाहिए। तो इस तरह आपने क्रिएट फॉर्मल डेफिनेशन को तैयार करना होता है। इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, रीडर के लिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ताकि आपको आसानी के साथ उन तमाम चीज़ों को समझ आ सकते। और इसको दो टाइप में इसको किया गया, ऑपरेशनल एंड सिनोनिम्स। ऑपरेशनल में क्या होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन में ये होता है कि आपने उसका सेंस या उसका मीनिंग उसको खुलासे के तौर पर वर्णन की शक्ल में आपने लिखना होता है। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होता है। सिनोनिम्स में होता है कि आप उसका जो हम मैनी अल्फाज हैं, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, उनके उस टॉपिक का या उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। प्लानिंग जो डेफिनेशंस, बातें बार बार वही आ रही हैं डियर स्टूडेंट कि आपने उस डिफाइन डेफिनेशंस को लिखने के लिए किस तरह प्लान करना है,
उस टॉपिक की डेफिनेशन को लिखनी है आप, ताकि रीडर को फैसिलिटेशन मिल सके। एवरी टाइप ऑफ राइटिंग टारगेट यू और रीडर ऑडियंस कि आपने किसके लिए लिखना है। जैसे कि पहले भी बताया, आपके स्कूल के लिखना है, आपने डायरेक्टर, मैनेजर, टॉप लेवल, लोअर लेवल आपने अगर लिखना होता है। आपने एक छोटी सी ऑडियंस का लिखना है, मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल तैयार किया है और उसको डिफाइन करना है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज तमाम की तमाम चीज़ें आपने डिफाइन करना है, और उसमें फैसिलिटेशन जो आपने दी है तो उसका आपने प्लान बनाना है। और प्लान बनाने के लिए प्लान किस तरह होना चाहिए, हमने सो मैनी टाइप आप इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको पता है कि आपने किसी भी प्लान को आपने डिस्कस करना है, आपको पता है। वर्कशीट आप ये यहाँ पे दी गई है, आपने ऑडियंस को डिफाइन करना है, अंडरस्टैंड करंट लेवल ऑफ नॉलेज, वो कितना जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको डिफाइन करना है, आपका गोल क्या है और रीडर को क्या होना चाहिए, आपने ये तरीकाकार आपको दिया गया है वर्कशीट में, जो आपने प्लान जो है ना डिफाइन करना है किसी भी तरीके का। तो डियर स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग आपने किसी भी चीज को जब बयान करना होता है उसको डिस्क्राइबिंग किया जाता है, उसमें आपका 500-600 के अल्फाज भी हो सकते हैं, साइज, वेट, आपका कलर, आपका मटेरियल, आपका कास्ट, आपकी फंक्शनैलिटी, उन तमाम की तमाम चीजें उसमें शामिल आ जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्रिप्शन किस तरह होना चाहिए, ये आपका किसी भी चीज को आपने डिस्क्राइब करके लिखना है तो ये आपका उसका मैकेनिज्म है, जिसमें पहला पॉइंट ये आपका, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा ऑडियंस के, ये बार बार वही बातें हैं जो आपके टेक्निकल पहलू में जो दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे लिखा गया है। एडियो विजुअल होना चाहिए, राइटिंग डिस्क्रिप्शन आसानी से आसान फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये तमाम के तमाम प्रायर नॉलेज उसमें शामिल होना चाहिए, जो पिछला नॉलेज है जिसको ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। प्लानिंग डिस्क्रिप्शन के लिए जो वर्कशीट है उसमें कौन कौन से पिन पॉइंट होने चाहिए ये आपके सामने है, इसको अडॉप्ट कर लें और आपकी प्लानिंग डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज इन पॉइंट को देखते हुए जब होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। रेफरेंस है, इसको आपका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा यूनिट है, इन आर्टिकल्स के निकाल से, और ये स्कॉलर्स हैं जिसके रेफरेंस से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने इस चैप्टर को, इस यूनिट को तरतीब दिया और आपके लिए आपके बीएस इंग्लिश के इस सेमेस्टर में इसको इंक्लूड किया। ये था डियर स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने आपके लिए प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, जिसमें रिपोर्ट, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें के एस्पेक्ट जितने थे ना, इंटरनल, एक्सटर्नल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, साइंटिफिक मेथड का, प्लानिंग, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, तमाम के तमाम ओवरऑल चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। द प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन ये कहलाता है, ये साइंटिफिक मेथड कहलाता है, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो आपको सीक्वेंस में तरतीब दिया गया है, इसको टेक्निकल कम्युनिकेशन कहा जाते हैं। कल वाला यूनिट 2 उसको एप्लीकेशन किस तरह किया जाता, अप्लाई किस तरह किया जाता, वो था। तो डियर स्टूडेंट, ये था यूनिट नंबर 3 आपके इस कोर्स कोड 9409, जिसके साथ साथ 1425 और 8505 भी शामिल हैं। ये तमाम के तमाम स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। आपके इर्द गिर्द के माहौल में 9th और 10th के स्टूडेंट रह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में, तो उनके भी लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे हौसला अफजाई के लिए, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस किस्म के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूं। हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। यूनिट नंबर 4 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।